लोकतंत्र जीतना चाहिए, हिंदुस्तान जीतना चाहिए। यहाँ पर राहुल गांधी रोड शो कर सकते हैं। विकास की बात तभी होगी ना जब बनारस से लगाव होगा हमारा। लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को काम मिलेगा। ये देखकर अफसोस होता है। नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। तो चुनाव के हम उस तस्वीर में आ चुके हैं जहां वोट पड़ने का सिलसिला पूरा हो गया। सबसे पहले रोज की तरह तो मैं खैर नहीं कहूंगा क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से मुझे बाहर देख रहे हैं, वापस आप एक टेलीविजन स्टूडियो में मुझे पा रहे हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट, आज कुल 41 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर वोट डाले गए। अब सभी को इंतजार है 16 मई का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और यह साफ होगा कि कौन सत्ता संभालेगा। इस चुनाव की कुछ बड़ी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा कि यह चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी ने लड़ा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये सबसे अहम और बड़ा चुनाव था। क्या राहुल गांधी भारतीय सियासत में क्लिक कर सकते हैं? भारतीय सियासत में बड़े परिवेश में वो ये चुनाव तय करेगा। इसके अलावा दिल्ली में सत्ता छोड़कर जाने का, भगौड़े का आरोप जिस अरविंद केजरीवाल पर लगा, क्या वाकई वो राष्ट्रीय अपील रखते हैं या उनकी बातें या उनकी नारेबाजी जो है वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है? इस पर भी लोग बहुत गौर से ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं जो इन चुनाव के। चौथा, जो मैं इन सारी बातों से ज्यादा अहमियत जिसको देता हूं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, वो ये है कि हिंदुस्तान की बदली हुई सियासत में पिछले 1.5 दशक की खासतौर से जो रीजनल फोर्सेस यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका जो सियासत में प्रभुत्व पैदा हुआ है, क्या उसके समीकरणों को ये चुनाव बदलेगा? क्योंकि मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लार्जर देन लाइफ इमेज के तौर पर देश के सामने रखा है। इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे रोज की तरह मेरे साथ। देश भर में 66.318% वोटिंग। मेरे साथ अखिलेश फिलहाल जुड़ रहे बनारस से, वाराणसी से, और कमाल मेरे साथ जुड़ रहे गोरखपुर से। हम सब जानते हैं, बहुत कुछ कहा गया था कि पूर्वांचल जो है उसमें जो आखिर में वोट पड़ रहे हैं वो बहुत क्रूशल है, बहुत अहमियत रखते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के लिए। अखिलेश, अब बीजेपी के नेता कैसा महसूस कर रहे हैं बनारस और पूर्वांचल दोनों के हिसाब से? देखिए, बनारस में अभिज्ञान जैसी उम्मीद थी बीजेपी को, उस तरह का वोट नहीं बढ़ा है। पिछली बार यहाँ 43% के करीब मतदान हुआ था। अभी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक करीब 51 से लेकर के 55% तक ही मतदान हुआ है। तो कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी बनारस में नहीं हुई है। इसलिए जो बीजेपी नेता है उनका ये कहना है कि जो मार्जिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी की जीत का, वो शायद उतना ज्यादा ना हो। लेकिन जहां तक रही बात पूर्वांचल की, तो वहां पर भी इतनी ही करीब 55 से लेकर के 60% तक मतदान हुआ है। और बीजेपी का जो अपना आकलन प्रारंभिक आया है उसके मुताबिक उन्हें यह लग रहा है कि पूर्वांचल में जो जाति की दीवार थी, सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को खतरा था या डर था इस पूर्वांचल में, तो वो ये था कि जो जातियां हैं, क्या बीजेपी उस दीवार को तोड़ पाएगी? क्या मोदी की जो लहर है वो इस दीवार से टकरा करके इस दीवार को तोड़ सकती है? तो अभी जो प्रारंभिक आकलन बीजेपी का आ रहा है उसके मुताबिक उसे लग रहा है कि काफी हद तक नरेंद्र मोदी के नाम ने इस जाति की दीवार को पूर्वांचल में तोड़ा है। और अगर यहाँ से आश्चर्यजनक नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में तो कोई हैरानी नहीं होगी, ये बीजेपी के नेता यहाँ पर दावा कर रहे हैं। अभिज्ञान कमाल, जो बात अखिलेश कह रहे हैं कि जाति की दीवार को, बुबा शंकर भी हमारे साथ जुड़ रहे पटना से, उसको क्या मोदी तोड़ पाए हैं? कमाल, आपका आकलन, आप इतने सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत सारा तबका ऐसा है जो परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ या हिंदू वोटर कहला के उनके साथ नहीं जाना चाहता है।
जिनको हम सोशल जस्टिस की फोर्सेस कहते हैं, सामाजिक न्याय की पार्टियां कहते हैं, और उनकी ताकत वही वोट बैंक रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लोग भी जो जाति की बाउंड्री है उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जगह दलित भी उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, बैकवर्ड भी तोड़ता नजर आ रहा है, और खास करके यादव भी बहुत जगह तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये अलग अलग सीटों पे अलग उसका समीकरण है। ऐसा नहीं है कि सारी सीटों पे वो उसी तरह तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके पीछे एक और भी बात है कि जो लोगों की एक अंदर एक बेचैनी है, खास करके जो नया वोटर है उसके अंदर एक बेचैनी है। अगर आप पूर्वांचल की बात करें, जिन 18 सीटों पे यहाँ पे अभी पोलिंग हुई है, तो आप देखें करीब 2200 करोड़ की सिल्क इंडस्ट्री है, वो कितनी बुरी हालत में है। तकरीबन 2000 करोड़ टर्नओवर की कारपेट इंडस्ट्री है भदोई की, मिर्जापुर की, वो बहुत बुरी हालत में है। पूर्वांचल में तकरीबन 40-44 चीनी मिलें थी, जिनमें से 1/4 बंद हो चुकी हैं। 3 सीमेंट फैक्ट्रीज थी, वो तीनों बंद हो चुकी हैं। तो बहुत उद्योग धंधे जो है, मऊ, मुबारकपुर, तमाम जो एक हथकरघे का एरिया हुआ करता था, लाखों लोग अपने घरों में करघा लगा के रोजी रोटी कमाते थे, वहां रिसर्च एंड डिजाइन नहीं हुआ, मार्केटिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो सारे तबाही की कगार पे हैं। और माइग्रेशन आप देखिए, अभिज्ञान अंग्रेजों के जमाने से जो माइग्रेशन शुरू हुआ था, जो ईस्टर्न यूपी से गिरमिटिया मजदूर बन के सेशल, सूरीनाम, फिजी, फ्रेंच गुयाना, मॉरिशस, मेडागास्कर जाते थे, वो अभी भी जारी है। 2 लाख लोग हर साल ईस्टर्न यूपी से पलायन करके सिर्फ लखनऊ में बसते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को छोड़ दीजिए, जो ज्यादा तरक्कीशुदा राज्य हैं। तो ये जो नया वोटर है उसकी कुछ नए एस्पिरेशंस हैं, नई उम्मीदें हैं, और जो खास करके बीजेपी के कैंपेन ने उम्मीद बंधाई है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो एक ऐसा माहौल है, इस वजह से भी वो जाति की बाउंड्रीज टूट रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि शायद कोई एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर आने वाला है जो बेहतर हुकूमत चलाएगा। एक बड़ा कारण ये भी है जाति की बाउंड्रीज के टूटने का। आपके पास उसका समाजवादी पार्टी के बारे में भी आपसे जरूर चर्चा करेंगे। उमा अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। हम सब जानते हैं कि 7 मई और 12 मई को जो मतदान हुआ है उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पूर्वांचली इलाकों की तस्वीर बहुत अहमियत रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उमा, बाद में लगातार ये आकलन और खबरें आने लगी थी कि जो नीतीश कुमार स्वतः तौर पर नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी से रिश्ता टूटने के बाद, आखिरी हिस्से में लालू यादव ने उस स्पेस को, उस जगह को हासिल किया और कहा कि अगर धर्मनिरपेक्षता की सियासत की पकड़ कोई रखता है बिहार में तो वो मैं रखता हूं। इसको साबित किया। क्या ये नंबर्स में तब्दील होगा लालू यादव के लिए? जी देखिए, विज्ञान जिस तरह से मोदी की लहर पूरे देश में बताई गई, उसमें कहीं ना कहीं अगर ब्रेक लगता दिख रहा है तो वो बिहार ही वो प्रदेश है जहां पे एक हद तक ब्रेक लगता दिख रहा है। इसके पीछे वजह साफ है। जिस तरह से बीजेपी से अलग हो गया जेडीयू और नीतीश कुमार को लगा कि वो अपने सेकुलर इमेज के जरिए जाएंगे और बिहार में अपनी सीटों की तादाद बढ़ाएंगे या कंसोलिडेट करेंगे, वो फॉर्मूला उनका फेल हो गया। यहाँ पे लालू यादव जो हैं वो मुसलमानों को ये संदेश देने में कामयाब रहे कि नरेंद्र मोदी को वही रोक सकते हैं और उन्हीं में वो दमखम है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की जो चुनावी राजनीति है उसको यादवों के प्राइड से भी जोड़ दिया। तो MY समीकरण जो उनका पुराना समीकरण है मुस्लिम यादव का, उसके सहारे उन्होंने काफ़ी वोट जो है अपने लिए कंसोलिडेट किए। पहले 2 फेज के चुनाव में जो कि 7 और जो कि 10 और 10 अप्रैल को हुए थे और 17 अप्रैल को हुए थे, उसमें ये लगा था कि बीजेपी जो है बिल्कुल ज़ोर से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद के जितने फेजेज हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आई है कि RJD बहुत दमखम के साथ मोदी को टक्कर देती नजर आई है। एक अहम बात यह भी है कि जितना बिहार में जितनी सीटों पे मैं गया हूं, मुख्य तौर पे त्रिकोणीय मुकाबला वहां नजर आया है। लेकिन जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं क्योंकि जेडीयू और जो आरजेडी है एक ही नेचर की पार्टी है, एक ही तरह का जो वोट बैंक है उनका है, तो उसमें जेडीयू जो है आरजेडी के वोट में सेंध लगाती नजर आ रही है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो अगर बीजेपी इतनी चुनौती के बावजूद अगर अपनी सीटों की तादाद आगे रखने में कामयाब होती है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं
जेडीयू होगी। हाँ, आरजेडी को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पहले 4 सीट थी उसकी सीटों की तादाद 10 से 12 तक कुछ भी जा सकती है और कांग्रेस भी 2 से 3 सीट निकाल सकती है। तो एक मोटे तौर पे अनुमान है कि 12 से 14 सीटें जो है या 12 से 15 सीट जो है वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहां से निकाल सकती है। लेकिन अभी क्योंकि पता है कि 16 मई को नतीजे आने हैं, तो उसके पहले ये सब जो अनुमान है वो वोटों के जो पैटर्न है उसको देखते हुए है। एक और अहम बात विज्ञान की, अगर भागलपुर जैसी सीटों को देखें तो वहां पे अगर शहनवाज हुसैन दोबारा से जीतते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो ये है वो ये होगी कि जो मुसलमान जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हुए, उसके रिएक्शन में जो वहां का गंगोता यानी कि मंडल वोट है वो कहीं ना कहीं आरजेडी से चटक के वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ एक हद तक जो है वो जेडीयू के पाले, वो बीजेपी के पाले में गया है, जिससे कि वोटों का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है और आरजेडी को जो बोलू मंडल वहां के उम्मीदवार हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो। तो कई किस्म की जो जातीय यहाँ पे जो समीकरण है वो और खासतौर पे जो पोलराइजेशन है वो काफी ज्यादा मैटर करता है और लालू यादव को इसका सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। पोलराइजेशन आप कह रहे हैं मैटर करता है। अखिलेश ने इस पॉइंट को रखा कि क्या मोदी जो जातीय समीकरण और पोलराइजेशन पहले से नजर आता था, क्या उसको तोड़कर पूर्वांचल में अपनी पकड़ बना पाएंगे? कमाल ने कहा कि जो नए पारंपरिक उद्योग है, जो पहले से लोग जिन्हें छोड़ छोड़कर पलायन कर रहे थे, उनको क्या एक नई उम्मीद नजर आई। मेरे साथ भूपेंद्र यादव है, पहले इनसे ओपिनियन लेंगे। भूपेंद्र, बहुत यात्रा कर रहे हैं आपकी, हमारी मुलाकात भी पूर्वांचल में हुई, बनारस में हुई। भूपेंद्र, क्या आकलन है? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि 7 और 12 तारीख को पड़ने वाला वोट बहुत अहमियत रखता है। क्या आप जिस बढ़ोतरी की अप्रैल में बात कर रहे थे, 7 अप्रैल को ये चुनाव शुरू हुए थे, क्या उस बढ़ोतरी से नीचे आए इन 2 चरणों में? अभी तो देश भर में अभिज्ञान जी जितने भी एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं और जिस प्रकार की सूचनाएं पूरे देश भर से प्राप्त हो रही है, जो चीज़ हम लोगों ने अप्रैल में सोची थी उससे अधिक ही संख्या में देश की जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के सभी नागरिकों के लिए बधाई का पात्र है कि इस लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफ़ी बड़ा है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इसलिए देश के लोकतंत्र की सफलता और हमारी पार्टी के लिए तो ये सफलता एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में भी दर्ज होने वाली है। ठीक है, आपकी पार्टी के लिए मतलब ऐसा लग रहा है हाँ कि मतलब 12 तारीख को भूपेंद्र जी को 16 वाले नतीजे पता चल चुके हैं, तो ऐसा होता है पॉलिटिकल। सारे टीवी चैनल्स को पता चल चुका है। ठीक है, सारे टीवी चैनल्स को पता चल चुका है। कमाल, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में जैसे उमा ने बताया बिहार की स्थिति कि जो स्पेस स्वतः तौर पर नीतीश कुमार हासिल कर सकते थे वो आखिर के हिस्सों में लालू यादव को चली गई। क्या मुलायम सिंह यादव भी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए, नरेंद्र मोदी को धर्मनिरपेक्षता की सियासत पर चुनौती देने वाले? आपका क्या आकलन है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो बनारस में लड़ाई हुई और आजमगढ़ जाके उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो पूर्वांचल में उसको रोकने के लिए आ रहे हैं। दूसरे जो बनारस में लड़ाई थी वो मोदी को हराने के लिए नहीं थी, बनारस में लड़ाई मोदी से लड़ते हुए दिखने की थी कि सबसे ज्यादा शिद्दत से कौन लड़ रहा है, क्योंकि जो सेक्युलरिज्म का अलम जो है उसका झंडा किसके हाथ में है, सारी लड़ाई उसके लिए थी। बहुत हद तक मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद मुलायम सिंह ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और बहुत हद तक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए उनकी पार्टी ने जो एग्रेसिव कैंपेनिंग की है या अटैक किया है, उससे बाकी दलों को अगर देखें तो वो एक मतलब बड़े लड़ाके के तौर पे उभर के आए हैं। भले बहुत सारे पॉकेट्स में जहां कांग्रेस कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं, उन्हें वहां पे मुस्लिम वोट मिल गया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नेशनल लेवल पे यही पार्टी उनसे लड़ेगी, लेकिन यूपी के लेवल पे अगर देखें तो मुलायम सिंह उनसे सबसे बड़े लड़ने वाले बन के यहाँ पे उभरते हैं, सबसे बड़े चैलेंजर। तो कमाल का ही मानना है। अखिलेश, जल्दी से एक बात आपसे, उसका विवेक बंसल जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस कि आपने शुरुआत में कहा, क्योंकि हाँ स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने भी बनारस की सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर सबका ये बात होती है भाई क्या जीत का मार्जिन रहेगा अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना हाई पिच कैंपेन है ये नरेंद्र मोदी का कि इस तरह की बातें उठना कहीं ज़्यादा स्वाभाविक है। लेकिन आपको लगता है कि जो पुरानी, मैं और आप इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, जो पुरानी बीजेपी की रणनीति थी बनारस से उनको उतारने की ताकि पूर्वांचल और गंगा के उस पार बिहार पर प्रभाव पड़े, क्या बीजेपी के नेता ये जमीन पर मानते हैं कि ये रणनीति उनकी कामयाबी देगी?
बिल्कुल, जो बनारस का जहां मैं जिक्र कर रहा था कि कितना मार्जिन रहता है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा एक अकादमिक बहस का विषय रहेगा कि कितने मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीतते नहीं जीतते, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी के लिए वो ये है कि पूर्वांचल में क्या असर पड़ता है नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने से। जैसा कि मुझे लगा है, मैं लगातार घूमता रहा हूं, मैं गाजीपुर गया हूं, मैं मिर्जापुर गया हूं, आजमगढ़ जाकर के मैंने देखा है, नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के एक तरह का जो आकर्षण, उत्सुकता दिखाई दी है। मुझे लगता है कि वो सालों बाद पूर्वांचल में शायद बीजेपी के पक्ष में दिखाई दी है, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के यहाँ बनारस में उतरने से इसका फायदा पार्टी को पूर्वांचल में होता दिख रहा है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जाहिर सी बात है कि वहां पर मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसके बाद एक तरह का ध्रुवीकरण साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हालात दूसरे थे, यहाँ पर तो जातियों की दीवारें खड़ी थी, जहां पर कि बीजेपी को अपनी खोई जमीन तलाशनी थी। तो ऐसे में मोदी को यहाँ से उतारने का फैसला, मुझे लगता है काफी हद तक इसका फायदा बीजेपी को मिला है, और 16 तारीख को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ नहीं बल्कि पूर्वांचल होते हुए बीजेपी के लिए जा रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट अखिलेश की, अखिलेश का मानना है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ नहीं बल्कि पूर्वांचल से होकर जा रहा है। हम सभी जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, सबने जो है पिछले 2 महीने 2.5 महीने में कस के यात्राएं की हैं, हर इलाके को देखा है। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल की स्थिति से गुजरा हूं। विवेक बंसल जी, आपसे मेरा जो सीधा और स्पष्ट प्रश्न है, उमा शंकर हमारे साथ है, कमाल है, अखिलेश है, मैंने भी बहुत यात्रा की है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के बारे में, और प्लीज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, रोड शो के आंकड़े और रोड शो की तस्वीरें को रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस चर्चा में नहीं नजर आई। देखिए, मैं ये जो आपने चर्चा की बात आप कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, कौन सी सीट के परिप्रेक्ष्य में, वाराणसी के संदर्भ में कर रहे हैं या उससे जुड़ी हुई और सीटों के, आजमगढ़ के संदर्भ में कर रहे हैं कि पृष्ठभूमि में, ये ज़रूर हो सकता है। देखिए, पूर्वांचल में हमारी पहले भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं थी, हमारे पास 3 सीटें थी, और हमारा ऐसा अनुमान है और ऐसा सोचना है कि उतनी सीट हम इस बार भी पुनः हम उसकी इससे ज़्यादा, या मतलब इतनी कम से कम सीटें हम लेकर आएंगे। और मैं उसी इसको परिप्रेक्ष्य में ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि भाजपा के संदर्भ में जो बात हो रही थी, अब उनके जो वक्ता यहाँ पर बैठे थे, कि उनकी भी यहाँ पहले बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी, पर लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। और ये 16 तारीख को जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं परिणाम सामने आने के, पर लेकिन एक जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं वोटर जो है, मतदाता बहुत साइलेंट ढंग से अपना मत डालता है। तो जैसा आपने खुद कहा कि रोड शो जो है या हाइप जब क्रिएट किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया मोदी जी को लेकर कि वो सब कुछ वोटों में परिवर्तित हो जाए। साउथ में, जैसे साउथ के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, अभी एग्जिट सर्वे आ रहा था कि तमिलनाडु में ये कहा जा रहा था कि मोदी जी का बड़ा प्रभाव है, आज वहाँ सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो अभी ये सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी। एक विवेक बंसल जी सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। आपने और भूपेंद्र जी सबने मेरे कार्यक्रम इसी न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के माध्यम से देखा कि मैं गांव-गांव जा रहा था, और मैंने कोई वहां पर ये जानने की कोशिश नहीं की कि किसकी लहर है, किसकी नहीं लहर है, कौन सी जाति कहाँ वोट डाल रही है, क्या पकड़ा। मैं सिर्फ एक मसले को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात तक, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठा रहा था कि जो सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च होता है वो किसके पास पहुंचता है। और मैं आपको बता सकता हूं, आप सारे आमंत्रित मेहमानों को अपने तमाम कार्यक्रमों की सीडीज भी भिजवा दूंगा कि बार बार आप ये प्रश्न पूछिए और बार बार आपको ये जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता, हमें नरेगा का नहीं पता, हमें खाद्य सुरक्षा बिल का नहीं पता। मतलब ये इंटीरियर्स के गांव की तस्वीरें मैं सारी आपको सबूत के तौर पर भेज दूंगा। मेरा प्रश्न, एक मिनट, मेरी बात पर ध्यान से सुनिए, ये बहुत गंभीर मसला है। सरकार किसकी आय नहीं आए वो एक अलग मसला है, ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से लिया गया हो। कहीं पर आपको लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि अगर आपने कुछ किया भी है, और आप ही के राजीव गांधी जी के शब्द थे कि 1 रुपया चलता है तो उसका 25 पैसा भी नहीं नीचे पहुंचता, कि 2014 में भी आप उस सिचुएशन को बदल नहीं पाए। देखिए, ऐसा है, जो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जहाँ तक आपने मनरेगा का और जो सामाजिक जो
जिस वर्ग को सामाजिक योजनाओं का लाभ होना चाहिए वो पूर्ण रूप से उससे लाभान्वित नहीं रही और बहुत सा वर्ग ऐसा रहा कि उससे अछूता रहा। तो उस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए केंद्र योजनाएं बनाता है। जी मैं अपने प्रश्न को क्वालिफाई कर लूं, एक मिनट सर, क्योंकि ये समस्या कल, ये चुनौती अगर कल इनकी सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की या किसी की भी, ये उनके लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। बहुत गंभीर विषय है इस मुल्क का। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, नहीं लोगों को पता ही नहीं होता है। आप जाइए गांव देहात की महिलाओं से, और मैंने चाहे दलित गांव हो, आदिवासी गांव हो, सब जगह उनको साधारण तौर पर पता ही नहीं है। उनको नहीं पता कि क्या होता है कोई किसान का के लिए दिया गया सरकार का क्रेडिट कार्ड, क्या होता है कोई राशन कार्ड के जरिए मिलने वाला अनाज। ये प्रश्न कल को जो भी सरकार आएगी उससे भी पूछे जाएंगे, लेकिन आज आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि फिर इन स्कीमों का आखिर होता क्या है। ये बड़ी बहुत दयनीय स्थिति है उन गांवों और देहातों की जिनको मैं देख कर आया। जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कहीं कमी। मैं इस संदर्भ में एक और आपको उदाहरण दूंगा कि इसका आप जवाब दीजिए। कभी एक पत्रकार महोदय से मेरी वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने एक जनपद में पूछा कि साहब आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने वोटर कैंडिडेट का नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने फला फला व्यक्ति का नाम लिया, किसी एक विशेष पार्टी के नेता का। तो आज अज्ञानता, इसके बावजूद कि जो वर्तमान सरकारें हैं, पूर्णतः कोशिश प्रयास चल रहा है कि शिक्षा आम आदमी तक पहुंचे, उसमें वृद्धि भी हो रही है। पर लेकिन एक जो सबसे बड़ी व्यवहारिक जो कठिनाई है कि जब केंद्र के पास से किसी योजना के लिए पैसा जाता है, उसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार के माध्यम से होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रदेश सरकारों पे उस पे फोड़ना चाह रहे हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक दुश्वारियां ये आती हैं। और मनरेगा की योजना के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार हुआ, ये चीजें संदर्भ में आई, ये चीजें संज्ञान में आई, और उसके पश्चात ही एक ऐसी योजना है, अब आपको शायद पता है कि नहीं, एक मिनट, ये चीजें संज्ञान में 4 साल पहले आ गई थी। कोई आज नरेगा के भ्रष्टाचार का मसला संज्ञान में आज नहीं आया है। लोग गांव देहात के, मैं कह रहा हूं आपको, आप जितने लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं सबको अलग अलग से मैं उन कार्यक्रमों की सीडी भिजवाऊंगा, उसमें सुनिए। वो ये कहते हैं कि जो वहां का सरपंच होता है, जो वहां का ब्लॉक प्रमुख होता है, वो उनको काम दिलाता है, 3 से 4 महीने के बाद उनको पैसा मिलता है। ये सुनिए, और वो भी तब जबकि जो पैसा उनकी मेहनत का है उसमें घूस का कट निर्धारित हो जाता है, तब पैसा मिलता है। तो ये चाहे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि राज्य सरकार इससे छूटी रह सकती है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। हर बार, अगली बार भी 2014 में कोई सरकार बैठेगी, मैं जो अपने जीवन चलाने पर पैसा खर्च करता हूं, टैक्स देता हूं, उसी से स्कीमें बनेंगी और ये फिर लुटेगा पैसा किसी ब्लॉक प्रमुख के हाथ में। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए जब ये इतनी बड़ी योजना लागू हुई, पहले व्यवहारिक रूप से संभव नहीं लग रही थी, इतना पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा। तो देयर आर उसमें कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स रही, कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए कोई जब किसी योजना को जब क्रियान्वयन किया जाता है या उसके बारे में सोचा जाता, नहीं बंसल साहब, 5 साल नहीं योजनाओं की टीदिंग प्रॉब्लम के लिए लगने चाहिए, जिससे आप हिंदुस्तान बदलने की कोशिश कर रहे हो। और आपके नेता जो है, कोई भी नेता हो इस देश के, वो हाथ हिला के भाषणों में गरीबों की बात कर रहे हैं। 5 साल में आप टीदिंग प्रॉब्लम अगर दूर कर रहे हैं तो फिर नॉन टीदिंग प्रॉब्लम तो पता नहीं किस स्थिति में आएगी। इसमें काफी कुछ संशोधन हुआ है, आपको शायद संज्ञान में नहीं है कि इसमें जो पहले किसान सरपंचों के पास पैसा जाता था, अब लखनऊ में वो फंड उस विभिन्न योजनाओं का डिस्ट्रिक्ट जिले के माध्यम से पैसा जाएगा, जो उससे लाभान्वित होने वाले हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। तो उसे मिनिमाइज किया गया है। अब उसका वो फिल्टर डाउन, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो जो उसका फिल्टर, उसका जो उसको हाँ नहीं आपकी मैं आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ, बिल्कुल हो जाना चाहिए कोई भी संवेदन। एक मिनट बंसल साहब, कांग्रेस उन नीतियों को लेकर आई है पिछले कुछ सालों में, जहां पर आप सब्सिडी के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, ये फलानी स्पेशल स्कीम, आपका 2009 का आपका एक बहुत प्रमुख मुद्दा था किसानों का कर्ज माफ। आज तक कोई आकलन जमीन पर बताया गया कि किसानों की कर्ज माफी का आखिरकार फायदा किसको हुआ? आपको 2009 के चुनाव में इलेक्टोरल, बंसल साहब, आपको
आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने घूम घूम कर ये जानने की कोशिश नहीं की इन चुनाव में कि वोट किसको पड़ रहा है। मैं घूम घूम कर गांव देहात में सिर्फ ये जानना चाहता था कि 2014 में जो भी मेरे देश की नई सरकार बैठेगी, जिस भी पार्टी की, वो इनके लिए क्या करने वाली है। ये तो उसी सिचुएशन में है। ये तो 2000 जब से मैं पत्रकारिता कर रहा तब भी मैं एक लेके मैं यही प्रश्न पूछता। लोग कहते हैं उनको नहीं पता है, लोग कहते हैं उनको नरेगा के बारे में नहीं पता है, लोग कहते हैं उनको फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में नहीं पता है। लोग बताते हैं कि जो अनाज वहां पर जमा होता है, जहां से राशन कार्ड देकर उनको अनाज दिया जाता है, वो घटिया स्तर का सड़ा हुआ अनाज होता है। जो बेहतर क्वालिटी का अनाज होता है वो दूसरे लोगों को दे दिया जाता है। ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। मैं आऊंगा बंसल साहब, आपको पूरा वक्त दूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार और श्रवण गर्ग जी जुड़ रहे हैं, इसीलिए मैं जानता हूं आज 12 तारीख है, चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं फिर भी इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है। ये आने वाली सरकारों की भी चुनौतियां होंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः, और मैं इसको आपकी संवेदनशीलता के लिए मैं इसको बधाई भी देना चाहूंगा। आज इसी तरीके से माध्यम से कहीं ना कहीं जागृति हमें पैदा करनी है। जो एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको पता नहीं कि भारत किधर जा रहा है। मैं वापस आऊंगा, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मैं भूपेंद्र यादव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं विवेक कुमार के पास वापस आऊंगा, इसीलिए क्योंकि ये बहुत अहमियत भरा मुद्दा है। मैं इंतजार कर रहा था दिल्ली वापस आकर इसको देश के सभी वक्ताओं और नेताओं के साथ शेयर करने का, उनके साथ रेस करने का। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं टारगेट न्यूज़।